हेलो देयर दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आज लेकर आया हूं मैं हमारी बुक नंबर 1 का सबसे लास्ट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। और हमारे चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन। तो आज इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं और आज हमारा एक किताब पूरी की पूरी होने वाली है ओवर। आई होप कि आप लोग साथ के साथ पढ़ रहे हो, है ना, और इकोनॉमिक्स के चक्कर में आप लोग पॉलिटिकल साइंस की वाट नहीं लगा रहे हो। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारी ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड वीडियोस, पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस, हिस्ट्री की वीडियोस, ज्योग्राफी की वीडियोस, इकोनॉमिक्स की वीडियोस, और आपका हेल्प करता है आपके एग्जाम्स में मार्क्स को रेज करने के लिए। चलिए तो करें स्टार्ट अपन। आज देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन के बारे में सारी की सारी चीज़ें करने वाले हैं अपन आज। तो देखते हैं क्या सीन है इसमें। कौन पढ़ा रहा है? भाई पढ़ा रहा है तुम्हें, है ना। और क्या है ग्लोबलाइजेशन, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ है। तो क्लास 12th का चैप्टर हमारा है ग्लोबलाइजेशन। इसका वन शॉट रिवीजन करते हैं आज अपन। देखते क्या है द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है क्या। अब देखो ग्लोबलाइजेशन अगर हम लोग देखें कि क्या है, तो इसका मतलब क्या है, पूरी दुनिया एक विलेज की तरह है ना। पूरी की पूरी दुनिया क्या है, एक गांव की तरह है। और इस गांव में एक कोने पे कुछ मिलता है, दूसरे कोने पे कुछ मिलता है ना। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हो रहे हैं, है ना। इसी चीज़ को बोला जाता है क्या, ग्लोबलाइजेशन, है ना। पूरी दुनिया क्या है, एक ग्लोबल विलेज है। ठीक है, उसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। लेकिन किन किन चीज़ों का एक्सचेंज होता है, कैसे एक्सचेंज होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। तो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ये कह रहा है ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लोज। तो ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन को अगर हम लोग कंसेप्ट की तरह देखें तो ये किससे डील करता है, फ्लोज से। फ्लोज मतलब क्या, एक जगह की चीज़ दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह की चीज़ पहली जगह आना, तीसरी जगह जाना, चौथी जगह जाना, घूमते रहना घूमते रहना घूमते रहना, इसे कह रहा है फ्लोज। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन अगर कंसेप्ट की तरह देखें इसको तो ये कैसा है, ये फ्लोज की तरह है, फ्लोज की तरह। दिस फ्लोज कुड बी ऑफ वेरियस काइंड्स। ये बोल रहा है अलग अलग टाइप्स के फ्लोज हो सकते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के फ्लो हो सकते हैं। आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। हो सकता है कि आइडियाज एक पार्ट, दुनिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चले जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे डेमोक्रेसी का आइडिया। तो डेमोक्रेसी का आइडिया क्या शुरू से इंडिया में था क्या? नहीं था ना। डेमोक्रेसी का आइडिया कहाँ से आया? यूरोप से निकला या यूएसए से निकला, जहाँ से भी निकला। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक जगह से स्टार्ट हुई और फिर पूरी की पूरी दुनिया में चलेगी। तो क्या है, फ्लो ऑफ आइडियाज ही तो है ना। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में आइडियाज भी फ्लो होते हैं। और कौन सी चीज़ है, तो ये बोल रहा है कि कैपिटल शंटेड बिटवीन द टू और मोर प्लेसेस। कैपिटल, पैसा, पैसा एक जगह से दूसरी जगह से पहली जगह। हाँ कि ना। आगे क्या बोल रहा है, कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब ट्रेड वगैरह कर रहे हैं हम लोग, है ना। मान लो कि हमारे पास, हमें क्या नहीं मिलता, या फिर हमारे इंडिया में ऐसा क्या मिलता है जो यूएसए में नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोले अचार, है ना, इंडिया का जो अचार होता है वो हम लोगों को यूएसए में नहीं मिलता, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, यूएसए वालों को मिल गया। तो ये जो कमोडिटीज का एक्सचेंज है, या ये जो आइडियाज का एक्सचेंज है, या कैपिटल का जो एक्सचेंज है, बॉर्डर्स को क्रॉस करके, इसको बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कमोडिटीज बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस बॉर्डर्स एंड पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हागे ना। अब ये बोल रहा है कि ठीक है, कमोडिटीज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में, हम लोगों ने बात कर ली आइडियाज के बारे में, कैपिटल के बारे में। लेकिन लोग भी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लोग भी तो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है फ्लो, या फ्लो भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, पक्की बात है। आगे बढ़े, आइए आगे देखते हैं कि हमारे पास और क्या है इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है, the crucial element is the worldwide interconnectedness which is created and sustained as a consequence of these constant flows। अब ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्यों है। तो ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसका सबसे क्रूशियल एलिमेंट जो है वो है इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब, इंटर मतलब क्या, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान से सुनो, मान लो ये दो स्कूल है, सिंपल चीज, दो स्कूल है, ठीक है। और इस स्कूल में बहुत सारी क्लासेस है ना। मान लो क्लास 10th है, क्लास 11th है, क्लास 12th है।
और इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्कूल कंपटीशन, हाँ कि ना। इसी तरीके से अगर मान लो कंपटीशन, ठीक है, अब मान लो कि ये एक स्कूल था, ये दूसरा स्कूल है ना, और इसमें भी 10th क्लास है, इसमें भी 11th क्लास है, इसमें भी 12th क्लास है, हाँ कि ना। तो ये एक स्कूल, ये दूसरा स्कूल, अगर इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो तो हम क्या बोलेंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन। क्या बोलेंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन। अब उसी तरीके से जब एक नेशन से दूसरे नेशन में आइडियाज फ्लो हो जाती है, एक नेशन से दूसरे नेशन में लोग फ्लो होते हैं, कमोडिटीज फ्लो होती है, इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या बोल रहा है, इंटरकनेक्टेडनेस है ना, इंटरकनेक्टेडनेस, दूसरे नेशंस के साथ क्या है, कनेक्टेड है अपना नेशन, है ना, उनके नेशन के साथ कनेक्टेड है बाकी 10 नेशन और, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, इंटरकनेक्टेडनेस, विच इज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज कॉन्स्टेंट फ्लोज। और इसी इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन जन्म लेता है। कोई दिक्कत, बड़े आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास, आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। ये बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन कोई यूनि डायमेंशनल कंसेप्ट नहीं है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, मतलब इसकी बहुत सारे फेसेस है, ठीक है। जैसे कि इट हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस एंड दीज मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड एडिक्वेटली। और ये क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ कमोडिटीज, लोग या फिर क्या आइडियाज का फ्लो होना नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे डायमेंशन से अलग अलग तरीके से ग्लोबलाइजेशन को देखा जाना चाहिए। जैसे कि ये बोल रहा है क्या, ग्लोबलाइजेशन का एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल कंसेप्ट, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह पॉलिटिक्स के लिए भी जाते हैं, मतलब कि एज अ डिप्लोमेट, है ना। जैसे इंडिया के हमारे पास एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जिनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंडिया की बात रखने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं, या यूनाइटेड नेशंस में सारे के सारे कंट्रीज के लोग मिलते हैं, किस चीज़ के लिए, आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए, बातचीत करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसका क्या है, एक पॉलिटिकल फेज भी है, पॉलिटिकल फेज, हाँ कि ना। इसी तरीके से इकोनॉमिक जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, मोदी जी जो है, अपन कहते हैं ना मोदी जी बार बार बाहर जाते हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया इंडिया में आओ, इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ। इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन मतलब, अब एग्जांपल के तौर पर मोदी जी जो है ये थाईलैंड गए थे, तो जब थाईलैंड गए थे तो बोधि ट्री का क्या लेकर गए थे, सैपलिंग लेकर गए थे। सैपलिंग मतलब बोधि ट्री का, सैपलिंग का मतलब क्या है, सैपलिंग का मतलब है बोधि ट्री का छोटा सा पार्ट लेकर गए थे, है ना, एक प्लांटलिंग लेकर गए थे, एक छोटा सा प्लांट लेकर गए थे। अब ये बोधि ट्री क्या है, बोधि ट्री वो ट्री है जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्धा को निर्वाणा मिला था, है ना, महापरिनिर्वाणा मिला था, निर्वाणा मिला था, एनलाइटनमेंट मिली थी। तो अब सीन क्या है, क्यों किया है मोदी जी ने ऐसा, मोदी जी ने इसलिए किया ऐसा क्योंकि थाईलैंड में क्या है, थाईलैंड में बुद्धिज्म है, और इंडिया भी क्या है, इंडिया बुद्धिज्म निकला कहाँ से, इंडिया से निकला है, अरे हाँ कि ना। और इसी वजह से क्या बोल रही है कि इस ग्लोबलाइजेशन का क्या है, कल्चरल कहा गया, कल्चरल मैनिफेस्टेशन भी है, कल्चरल फेज भी है, एंड दीज मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड एडिक्वेटली। ये बोल रहा है कि और इन तीनों चीजों को अलग अलग तरीके से हम लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए आगे क्या बता रहा है ये हमें, आगे ये कह रहा है कि कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन होता किस वजह से, ये पूछ रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन होता किस वजह से। तो ये बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल फैक्टर बट टेक्नोलॉजी रिमेन्स अ क्रिटिकल एलिमेंट। ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज की वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैसे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें कि हम लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, अमेजोन यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, है ना, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया सारा क्या है, टेक्नोलॉजी। अरे हाँ कि ना, उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो हमें अभी पता चल जाता है ना, इंडिया के बाहर के लोग हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं सोशल मीडिया पे। ऐसा क्यों हो रहा है, सारा के सारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज क्या है, ये तो अगर लिखने के लिए बैठ जाए तो अपन हफ्ता लग जाएगा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, तो वो प्ले करती है टेक्नोलॉजी। आई क्या बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ आइडियाज, कैपिटल, commodities and people to move more easily from one part of the world to another has been made possible by technological advances। सही बात है क्या, आइडियाज, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसकी, रिलीजन की बात करें, है ना, जैनिज्म, बुद्धिज्म,
ठीक है, जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म जो है वो क्या नहीं करा, पूरी दुनिया में फैल नहीं पाया। ठीक है, क्यों नहीं फैल पाया? क्योंकि उस टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, या फिर इजी चीज़, अच्छा उनको ले लेते हैं, क्या नाम उनका, बीटीएस, वो डांस करते हैं ना। ठीक है, अब ये जो बीटीएस है वो डांस कर रहे हैं कहाँ पर? कोरिया में। ग्रुप कहाँ का है वो? कोरिया का है, लेकिन पूरी दुनिया में लोग उनके फैंस हैं। क्यों है? तो ये बोल रहा है क्या कि जब भी आइडिया शेयर होता है, कैपिटल शेयर होता है ना, कमोडिटी शेयर होती है, एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो इन आइडियाज़ को, लोगों को, कमोडिटी को जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लोग जब फॉरेन जाते थे या यूएसए जाते थे या इंग्लैंड जाते थे, 1930s की बात कर लेते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पीरियड की, है ना, तब गांधी जी जब जा रहे थे कहाँ पर, 6 महीने लगते थे इनको शिप से इंग्लैंड पहुंचने के लिए। अपन क्या करेंगे? अपन लेंगे फ्लाइट, पहुंच जाएंगे अगले दिन ही। अरे हाँ कि ना। तो ये क्यों हो रहा है? ये पॉसिबल किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। और ये बोल रहा है कि आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी की वजह से, और लोग सारी की सारी टेक्नोलॉजी की वजह से जल्दी शेयर होती है, और इसी वजह से टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। बड़े आगे दिखाओ जरा, अंगूठा मुझे कि हाँ सर आ गया समझ में। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। आगे बोल रहा है कि इंटरकनेक्शन, आगे क्या बोल रहा है, इंटरकनेक्शन ऑल्सो प्लेज अ मेजर पार्ट इन ग्लोबलाइजेशन। इंटरकनेक्शन मतलब क्या? इंटरकनेक्शन का मतलब वहाँ के लोग और हमारे लोग जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं सऊदी अरेबिया के मुस्लिम से। नहीं कनेक्टेड फील करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या पिलग्रिमेज सेंटर है उनका, उनको भी जाना है ना, और सऊदी अरेबिया वाले मुस्लिम्स वही रहते हैं। तो जब ये लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं तो वो लोग, सऊदी अरेबिया वाले लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं उनका। तो इंटरकनेक्टेडनेस है किस वजह से? रिलीजन की वजह से। ऐसे इंटरकनेक्टेडनेस हो सकता है किस वजह से? हो सकता है कि काम की वजह से हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे विराट कोहली अगर चला जाए कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर उसका स्वागत किया जाएगा नहीं किया जाएगा, है ना। या इंग्लैंड चले जाए बेन स्टोक्स के घर पे, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? बेन स्टोक्स को स्वागत करेगा ना, क्योंकि फील्ड सेम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये क्या बोल रहा है, इंटरकनेक्शन इज ऑल्सो मेजर पार्ट इन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटरकनेक्शन, मान लो तुम्हारा कोई बंदा दुबई में रह रहा है, ठीक है, तो अब सीन क्या है, एक बंदा जब चला जाता है बाहर तो तुम्हारा कनेक्शन बन गया बाहर के साथ, है ना, फिर वो 10 जनों को और लेकर जाएगा, आओ भैया यहाँ पे रहने में मजा आता है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी तो पार्ट करती है प्ले, लेकिन उसके साथ साथ इंटरकनेक्शन भी क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है अपना। एज एन एक्टिविटी लाइक द बर्ड फ्लू और सुनामी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर नेशन, इट डज नॉट रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इंटरकनेक्शन। अब देखो इंटरकनेक्शन के फायदे तो नुकसान भी है। जैसे जैसे इंडिया और चाइना कनेक्टेड है, इंडिया के लोग चाइना जाता है, चाइना के लोग इंडिया आते हैं। कोरोना वायरस फैल गया, ठीक है, अब उसको कोरोना वायरस को थोड़ी पता कि इनकी बॉर्डर है, इसके बाहर नहीं जाना, ठीक है, तो कोरोना वायरस ने क्या करा, चाइना वाले लोगों को भी मारा है, इंडिया वाले लोगों को भी मारा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजी, और दूसरा क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस। और इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से क्या हो रहा है, इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से ग्लोबलाइजेशन फैल रहा है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन फैलने का मतलब है कि इसका क्या है, नुकसान भी है और फायदा भी है। ठीक है, आगे देखें, आगे देखो क्या बोल रहा है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। तो हम लोगों ने पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे थे हम लोग। तो पहले पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ये बोला, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट की चीज़ें खराब होती है। गवर्नमेंट जो चीज़ करना चाहती है वो चीज़ नहीं कर पा रही है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, स्टेट कैपेसिटी को क्या कर रही है, इरोड कर रही है, कमजोर कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट एंड द मार्केट बिकम्स द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। अब देखो इस चीज को इसने डिफाइन कर दिया। ठीक है, देखो पहली चीज क्या बोली मैंने आप लोगों को, पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई कि गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो चीज नहीं कर पा रही जो उसको करना चाहिए। क्या मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट का काम क्या है कि भैया वेलफेयर स्टेट बन जाए। ये क्या बन जाए, वेलफेयर स्टेट, मतलब लोगों की एजुकेशन को अच्छा करे, लोगों की हेल्थ को अच्छा करे, लोगों के लिए जिए, है ना, लोगों का क्या करे,
लोगों को चढ़ाए ऊपर ऊपर, मतलब एजुकेशनली, लिटरेसी लेवल, हर चीज़ में क्या करे, पॉपुलेशन अच्छी बढ़े। लेकिन अब सीन क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक ऐसी रेस स्टार्ट हो गई है कि अब गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट के बारे में नहीं सोचती। अब गवर्नमेंट सोचती है क्या, अब गवर्नमेंट सोचती है कि भैया क्या, अब हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए बढ़िया, हमारे पास पैसा हो ताकि इज्जत बनी रहे, गरीब ना बोले कोई हमें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सब लोग कहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, इकोनॉमी पे, इकोनॉमी पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड द वेलफेयर स्टेट, सॉरी, ऑल ओवर द वर्ल्ड the welfare state is now giving way a more minimalist state and the market becomes the prime determinant। और मेन चीज क्या है, मार्केट को फ्री कर दिया गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मार्केट को फ्री का मतलब क्या, गवर्नमेंट मार्केट में अपना हाथ नहीं डालेगी, है ना, मार्केट फ्री चलता रहेगा। गवर्नमेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ क्या, लॉज बनाना। ठीक है, गवर्नमेंट का काम क्या है कि चेक करना कि भाई करप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, गवर्नमेंट हर चीज़ डिसाइड करती थी कि भैया इस चीज़ का दाम इतना होगा, इस चीज़ का दाम इतना होगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने आप को मार्केट से दूर हटाएगी और क्या करेगी, बाकी चीज़ें करेगी, लेकिन मार्केट इसके हाथ में नहीं रहेगी और बहुत मिनिमम हाथ होगा गवर्नमेंट का मार्केट में। मतलब कैपिटलाइजेशन करवा रही है सारी की सारी गवर्नमेंट्स दुनिया की अपने आप का। ठीक है, becomes the prime determinant of the economic and social priorities। इसका मतलब क्या, सोशल प्रायोरिटी, सोसाइटी के बारे में सोचने के लिए और देश की इकोनॉमी के बारे में सोचने के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्केट रोल प्ले करेगी और मार्केट बोलेगी कि भैया जैसा हम चलेंगे वैसे चलेगी पूरी की पूरी दुनिया। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे ये बता रहा है कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। अब देखो क्या बोल रहा है, पहले वाले में बताया इसने हमें क्या, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की कैपेसिटी, किस चीज की, वेलफेयर स्टेट बनने की कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी, मतलब ग्लोबलाइजेशन हमेशा स्टेट कैपेसिटी को कम नहीं करता, हो सकता है बढ़ाता भी हो। कैसे, ये बोल रहा है कि द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यूज टू बी द अनचैलेंज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन होने के बावजूद, ठीक है, देश में सबसे ऊपर की पोजीशन किसकी है, स्टेट की, मतलब गवर्नमेंट की। अरे बोलो भैया, है ना, तो ये क्या बोला, द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट, प्राइमेसी मतलब इसकी सुपीरियोरिटी, है ना, द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यूज टू बी अनचैलेंज्ड। कोई चैलेंज नहीं कर रहा कि भैया गवर्नमेंट की बात नहीं माननी हमें, है ना, गवर्नमेंट की बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, और इसको और मजबूत कौन कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर एक भी जगह पर ऐसा मार्केट वाले लोग उठ गए और बोले कि भाई हम लोग तो गवर्नमेंट को मानते ही नहीं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट्स एक तरीके से स्ट्रांग भी हो रहे हैं क्योंकि इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं क्या हमारे पास। आगे बोल रहा है कि स्टेट कैपेसिटी हैज गॉट अ बूस्ट, देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट कैपेसिटी हैज गॉट अ बूस्ट एज अ, अरे अरे क्या हो गया भैया, चलो, स्टेट कैपेसिटी हैज गॉट अ बूस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन with enhanced technologies available at the disposal of the state to collect information about its citizens। अब ये क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कौन प्ले करता है रोल, इंटरकनेक्टेडनेस, कि लोग कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से और इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट के पास और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है अपने सिटीजन्स की, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबके आधार कार्ड बने हुए हैं, सबकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, कौन बंदा है, कैसा बंदा है, बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, भाई कौन है, बहन कौन है, कितनी बड़ी फैमिली है, कितने डेथ हो चुके हैं, कितने बर्थ हो चुके हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है ना। थंब प्रिंट इम्प्रेशन है, तो दुनिया में कहीं पर छुप जाओ तुम लोग, तुम्हें ढूंढ के निकाल देगी गवर्नमेंट, आगे ना। तो ये क्या बोल रहा है, स्टेट कैपेसिटी क्या हो गई है, स्टेट की कैपेसिटी बढ़ गई है, कंट्रोल बढ़ गया है अपने सिटीजन्स के ऊपर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विथ एनहांस्ड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिटीजन। आगे बोल रहा है कि इमेंस अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है किसके पास, गवर्नमेंट के पास, जिससे कि वो सिटीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से उसके पास सिटीजन्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये भी किस वजह से है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए क्या बोल रहा है, political consequences, globalization results in an erosion of state capacity, that is the ability of the government to do what they do। ये हम लोग ने कर लिया था, आगे देखते जरा, all over the world the old, अरे ये भी कर लिया था, क्या हो गया भैया, globalization does not reduce state capacity, the
प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यूज टू बी द अनचैलेंज बेसिस ऑफ कम्युनिटी। ये कर लिया हम लोगों ने। स्टेट कैपेसिटी, अरे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? ये बोल रहा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज। इकोनॉमिक फ्लोज का मतलब क्या? पैसा, इधर से पैसा उधर, उधर से पैसा इधर। मतलब क्या? ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पैसों का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आगे ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री को, दूसरी कंट्री पहली कंट्री को मदद कर रही है ना, पैसा भेज रही है। इसी को कहा जाता है क्या? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पैसे का ट्रांसफर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो क्या करता है, जो दुनिया में हर जगह रहती है कि ना, ठीक है। मतलब किसी ना किसी के मामा, किसी ना किसी के दादा, किसी ना किसी के चाचा के, किसी ना किसी के नाना, किसी ना किसी का कोई भतीजा, ये वो क्या करता है? इंडिया के बाहर रहता है। अब जब इंडिया के बाहर रह रहे हैं, लेकिन फैमिलीज का है उनकी इंडिया में, है ना, बैकग्राउंड कहाँ है उनका? इंडिया में। अब सीन क्या है? वो लोग कमाते तो बाहर है, लेकिन पैसा कहाँ भेजते हैं? इंडिया में। जब पैसा इंडिया में भेजते तो ये ग्लोबलाइजेशन है कि नहीं? कौन सा ग्लोबलाइजेशन है? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। तो ये क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व किसको करता है? इकोनॉमिक फ्लो को। इकोनॉमिक, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाना, इकोनॉमिक फ्लो को अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अलग अलग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में क्या होता है? ऐसा ही एक्सचेंज होता है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। Some of this is voluntary and some forced by international institutions and powerful countries। अब ये क्या बोल रहा है? कुछ तो वॉलेंट्री होता है, मतलब अपनी मर्जी से पैसे दिए जाते हैं, है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। और ये कह रहा है कि कुछ क्या होते हैं? कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है जो क्या करती है? पावरफुल कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाती है और कहते हैं कि भैया तुम लोग पैसे दो इसको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लैंड है, ठीक है, और इंग्लैंड ने हमारे ऊपर बहुत राज किया, लगभग 250 साल राज किया, है ना। टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो 1757 से लेकर 1947 एक तरीके से, या 1764 से बैटल ऑफ बक्सर से लगा लो, 1947 तक, जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिली, तब तक क्या हुआ? तब तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर करा क्या? एकदम खतरनाक वाला कब्जा, ठीक है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ करा, मतलब हमारी सारी की सारी चीज़ें उठा के ले गए कहाँ पर? हमारी सारी की सारी चीज़ें उठा के ले गए इंग्लैंड में, हाँ कि ना। अब जब ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा तो नुकसान हो गया, पर कैपिटा इनकम गिर गया, हमारी इकोनॉमी ज़मीन के नीचे जा रही है, रेंग रही है। तो अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ये लोग क्या कहेंगे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है ना, और जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पार्ट्स है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये लोग क्या करते हैं? ये ऐसे पावरफुल कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाती है और कहती है कि भैया तुम लोगों ने नुकसान करवाया है, तुम लोग पैसा दो इनको, है ना। तो ये बोल रहा है कि फोर्स की वजह से पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है? कई बार वॉलेंट्री बेसिस पे भी। और वॉलेंट्री का मतलब क्या है? वॉलेंट्री का मतलब है कि अपनी मर्जी से भी पैसा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब टर्की है, टर्की के ऊपर टर्की में क्या हुआ? अर्थक्वेक आ गया। अब टर्की में अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। अब इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त चलाया, और ऑपरेशन दोस्त में क्या करा? बहुत सारे लोगों को मदद कर दी इंडिया वालों ने, है ना। इतनी मदद कर दी कि टर्की के प्रेसिडेंट ने खुद क्या बोल दिया? इंडिया को थैंक यू बोल दिया कि भैया तुम लोगों ना होते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। और समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये क्या है? ये अपनी मर्जी से देना हुआ, है ना। और अगर मान लो क्या हुआ होता, जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, है ना, और बाद में क्या होता है? बाद में मान लो इन दोनों की जो लड़ाई है वो शांत हो जाती है, तो अब यूनाइटेड नेशंस क्या कहेगा? यूनाइटेड नेशंस कहेगा रशिया तेरी वजह से यूक्रेन का बहुत नुकसान हुआ है, तो एक काम कर, इसको $2 करोड़ दे दे। तो वो क्या होगा? वो फोर्स होगा। फोर्स समझ में आया नहीं है? पावरफुल कंट्रीज के ऊपर फोर्स लगाना, इसी को कहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? वॉलेंट्री भी हो सकते हैं, अपनी मर्जी से भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? फोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? ग्लोबलाइजेशन हैज इन्वॉल्व्ड ग्रेटर ट्रेड इन, कुछ छूट गया आगे पीछे। Globalization has involved greater trade in commodities across the globe as it has reduced the imposing of restrictions on the imports of one country on another। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से कमोडिटी एक्सचेंज भी होने लग गया। कमोडिटी एक्सचेंज मतलब हमारे यहाँ पे बनने वाली चीज़ दुनिया में हर जगह जाके बिक रही है, उनके यहाँ पर बनने वाली चीज़ हमारे यहाँ पर आकर बिक रही है, हाँ कि ना। तो इसी को बोलते हैं क्या? ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड बढ़ गया, कमोडिटीज का एक्सचेंज बढ़ गया। और क्या बोल रहा है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि
एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर में चीजें अब जाने लगी है, क्योंकि इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। आ रहा है नहीं यार समझ में? आगे देखो क्या बोल रहा है ये, आगे कह रहा है कि इट ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टूवर्ड्स द रोल ऑफ IMF, IMF है ये, इट ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टूवर्ड्स द रोल ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, एंड WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, पहले गैट के नाम से जाना जाता था इसको। तो ये क्या बोल रहा है? इट ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टुवर्ड्स द रोल ऑफ IMF एंड WTO इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब IMF और WTO दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या करते हैं, बनाते हैं, किसके लिए? पूरी की पूरी दुनिया के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर WTO का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या डिसाइड करती है? ये डिसाइड करती है कि कितने पैसे लगेंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए, क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। क्या मतलब समझ में नहीं आया? बताओ जरा सर। मैंने तुम्हें बताया था ना एग्जांपल के तौर पे, ये मान लो इंडिया है ना, और मैंने बताया था यहाँ पे ऐसा चाइना है, चाइना वालों को चीज़ें अपने यहाँ पे बेचनी है, हमें चीज़ें चाइना वालों के यहाँ बेचनी है, तो बीच में क्या लगता है? बीच में लगता है ट्रेड बैरियर। क्या लगता है? ट्रेड बैरियर मतलब रुकावट। क्या हो गया भैया इसको आज? क्या लगता है? ट्रेड, एक सेकेंड दो। अरे अच्छा, क्या लगता है? ट्रेड बैरियर लगता है, ट्रेड बैरियर, यहां लिख देता हूं। अब ट्रेड बैरियर का मतलब क्या है? ट्रेड बैरियर का मतलब है कि अगर इंडिया में आके कोई चीज बेचनी है तो पहला पैसा निकाल, टैक्स निकाल। क्या कहते हैं इस टैक्स को? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी निकाल, हर चीज के ऊपर कस्टम ड्यूटी, हर चीज के ऊपर टैक्स लेंगे हम लोग, ठीक है। ये टैक्स कितना लिया जाएगा? इंडिया कितना टैक्स लेगा? किससे? चाइना से। और चाइना कितना टैक्स लेगा इंडिया वालों से, ताकि इंडिया की चीज उसमें बिके या फिर चाइना की चीज इसमें बिके। तो इस चीज को ही डिसाइड करता है कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये क्या बोल रहा है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे IMF है, WTO है, ये क्या करते हैं? ये इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं पूरी की पूरी दुनिया को, पूरी की पूरी दुनिया की। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज लाइकली टू बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। और ये क्या बोल रहा है कि कुछ जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत छोटी पॉपुलेशन को फायदा होता है, बाकी लोगों को कुछ फायदा नहीं होता। क्यों? मैक्सिमम लोग कौन है हमारे पास? जॉब करने वाले लोग हैं। अरे है कि ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है ना, उससे भी नीचे पुअर फैमिलीज है। अब ये सारे के सारे लोगों को क्या फायदा होगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से? मतलब कमोडिटी एक्सचेंज होने की वजह से, बिजनेस की वजह से। बिजनेस से तो उनको ही फायदा होगा ना, अंबानी अडानी को, ठीक है, क्योंकि उनके पास ही क्या हो जाएगा? उनके पास ही पैसा एक्यूमुलेट होकर रहेगा सारा के सारा, है कि ना। चलो यही बता रहा है ये। आगे देखो क्या बोल रहा है। Advocates of economic globalization argue that it generates greater economic growth and well-being for larger sections of the population। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के जो फेवर में लोग हैं वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मतलब ट्रेड वगैरह होने की वजह से, कमोडिटी एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है? ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मतलब देश का पैसा बढ़ता है। और जब देश का पैसा बढ़ेगा तो अपने आप जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन उसका क्या होता जाएगा? विकास होता जाएगा, उद्धार होता जाएगा। देखो यही बोल रहा है। एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू that it generates greater economic growth and well-being for larger sections of the population। larger sections of the population के लिए क्या करता है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ करवाता है। कौन सा ग्लोबलाइजेशन? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़े जरा, देखो आगे क्या कह रहा है। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है? कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव चलता है। ये नेगेटिव का मतलब क्या? कल्चर खत्म होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप लोग सारे के सारे जो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग कुर्ता पैजामे पहन के बैठे हैं, या कितने लोगों ने फेटा लगाया सर पे, या कितने लोगों ने मूछें रखी है ऐसी वाली, है ना, जो कि इंडिया का कल्चर है, या कितने लोगों ने कुर्ता पैजामा पहना है, या कितने लोग क्या कहते हैं उसको, चलो मतलब ये सारी चीज़ें बताओ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो कल्चर क्या हो रहा है? हम लोग बन किसकी तरह रहे? वेस्टर्न कल्चर की तरह बन रहे हैं हम लोग। ये किस वजह से? ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से,
है ना। अच्छा, पॉजिटिव चीज़ क्या है कि उनकी चीज़ हमें पता चल रही है, लेकिन नेगेटिव चीज़ क्या है, हमारा अपना कल्चर खत्म होता जा रहा है ना। वही चीज़ ये बताएगा। देखो ये बोला ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर, है ना। तो ये बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से यूनिफॉर्म कल्चर बनता है, मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया एक जैसी बन जाती है। सब लोग टी शर्टें पहन रहे हैं, सब लोग क्या पहन रहे हैं, ट्रैक्स पहन रहे हैं, लोअर्स पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, है ना। कोई भी वो अब गांधी टोपी कोई नहीं पहनता, अब पहनता है क्या, कोई साफा नहीं लगाता, अब लंबा सा लगाता है क्या, ठीक है। वेस्टर्न्स वालों ने दाढ़ी रख ली तो हमारे यहाँ पे दाढ़ी फैशन हो जाती है, हाँ ये ना। वेस्टर्न्स ने दाढ़ी नहीं रखी, ठीक है, चिकने बन के घूम रहे कोरिया वाले, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, फिर उनकी कॉपी करने की स्टार्ट करते हैं, है ना। वो लोग बॉडी बना रहे हैं इसलिए अपन बॉडी बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हमारे पास वो वाली चीज़ें आ रही है, हाँ कि ना। मीम्स बनते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को मीम्स अच्छे लगते हैं। मीम्स क्यों अच्छे लगते हैं, कौन से इंटरनेशनल लेवल के भी मीम्स अच्छे लगते हैं अपने को। क्यों अच्छे लगते हैं, इस वजह से अच्छे लगते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वहाँ की चीज़ें अपने यहाँ पर पता लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे थे, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर, यूनिफॉर्म कल्चर राइज होता है इससे। और व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन मतलब क्या, सब लोग एक बराबर एक जैसे हो रहे हैं, है ना। कल्चर में डाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, डाइवर्सिटी नहीं है कल्चर में ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आगे देखो क्या बोल रहा है, the culture of the politically and economically dominant society leaves its imprint on a less powerful society and the world begins to look more like the dominant power wishes it to be। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द कल्चर ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी। अब मान लो क्या ये बोल कह रहा है, ध्यान सुनो। ये बोल रहा है कि अच्छा एक तरीके से ये लगा लो कि इंडिया, है ना। इंडिया क्या है, इंडिया एक ऐसा कल्चर है, इंडिया एक ऐसा कल्चर है जहाँ पर लेडीज़ की इज्जत बहुत ज़्यादा होती है ना। लेडीज़ के लिए ये है कि भाई अपनी बॉडी वगैरह कवर्ड रखे, है ना। मतलब थोड़ी सी पुरानी सोच की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है, कि अपनी बॉडीज़ वगैरह क्या करे, कवर्ड रखे, है ना, पर्दे में रहे, ठीक है, ज़्यादा क्या ना करे, बॉयज़ के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, वेस्ट वाले आइडियाज़ हमारे पास आ गए। अरे लड़कियां तो क्या पहनती है, जीन्स पहनती है, लड़कियां ने जीन्स पहननी स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर क्या आइडिया है हमारे पास, अरे क्या लड़कियां जो है वो क्या कर सकती है, शॉर्ट्स भी पहन सकती है, मिनी स्कर्ट्स भी पहन सकती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, है ना। फिर हम लोग पहले फिल्म बनाते थे किस पे, राजाओं पे, महाराजाओं पे, ठीक है। अब किस पे बनाने लग गए अपन, है ना। तो देख किस कर रहे हैं, जिसका देखेंगे उसी का तो सीखेंगे, वही वाली बात है। तो ये क्या बोला, द कल्चर ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी। और वो यूएसए है या यूके है, ये लोग क्या है, ये कल्चरली पावरफुल नहीं है, लेकिन ये लोग पावरफुल है इकोनॉमिकली, और ये लोग पावरफुल है पॉलिटिकली, पावर है इन लोगों के पास, है ना। और इसी वजह से ये लोग अपनी छाप छोड़ जाते हैं लेस पावरफुल कंट्री पे, जैसे कि हम लोग हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या बोला, द कल्चर ऑफ द पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी लीव्स इट्स इम्प्रिंट ऑन अ लेस पावरफुल सोसाइटी एंड द वर्ल्ड बिगिंस टू लुक मोर लाइक द डोमिनेंट पावर विशेस इट टू बी, है ना। और डोमिनेंट पावर जैसे दुनिया को दिखाना चाहता है उसी तरीके की दुनिया बनती जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑल कल्चर्स एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस ऑल द टाइम। ये बोल रहा है कि सारे के सारे कल्चर, सारी की सारी बाहर वाली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, हाँ कि ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने अपने कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए। पहले पता लगता था कपड़े देख के कि भैया घर का बड़ा कौन है, घर का छोटा कौन है ना। ये पता लगता था कि खाने पीने का देख लो तुम, खाने पीने में कितना चेंज आ गया, ठीक है। पुराने लोग हमारे वाले क्या खाते थे, है ना, छाछ दही लस्सी दूध, है ना, ये होता था। हम लोग क्या खाते, चाउमीन, है ना, बर्गर, है ना, बर्गर भी नहीं बोलते अपन, पूरा बर्गर चाहिए, बर्गर, है ना। और क्या, है ना, चोकोफ्लेक्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। फ्रूट्स से हमें तो एलर्जी हो जाती है हमें। तो ये क्या बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या बोल रहा है, कि ये बोल रहा है कि सारे के सारे कल्चर बाहर वाली चीज़ों को एक्सेप्ट जरूर करते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से जितनी तेज़ी से हो रहा है ना, उतनी तेज़ी से कभी भी नहीं हुआ था आज तक। सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आर नेगेटिव बिकॉज दे रिड्यूस आवर चॉइसेस। अब बोल रहा है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो है वो कई बार नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि हमारी चॉइसेस जो होती है वो कम हो जाती है। बट समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस सिंपली एनलार्ज आवर चॉइसेस, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया 1991 के बाद, 1991 के बाद इंडिया ने क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एलपीजी स्टार्ट किया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन,
और क्या स्टार्ट किया? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ये स्टार्ट किया क्या हम लोगों ने, है ना? कब? 1991 के बाद। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? आजाद कर दो मार्केट को। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या? हर चीज को प्राइवेट कर दो। और ग्लोबलाइजेशन तो अपन पढ़ ही रहे हैं, है ना, एक दूसरे से कनेक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। अब ध्यान से सुनो, हुआ क्या था 1991 से पहले सारी की सारी बैंक्स किसकी थी? गवर्नमेंट। सारी की सारी कार्स कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? गवर्नमेंट। ठीक है, सारे के सारे पेट्रोल पंप किसके? गवर्नमेंट। फ्रिज किसका? गवर्नमेंट। चैनल किसका? गवर्नमेंट। तो हमारे पास एक ही चैनल आता था, एक ही चैनल, क्या? दूरदर्शन। तो हमारी तो चॉइस तो खत्म होगी ना, हमारे पास तो चारा ही नहीं है दूरदर्शन देखने के अलावा, आगे ना। इसी के ऊपर न्यूज आती है, इसी के ऊपर डांस होता है, इसी के ऊपर फिल्में आती है, समझ में आया नहीं है? और इसी के ऊपर आते हैं क्या? सीरियल्स भी। ठीक है, तो चैनल दूरदर्शन है, समझ में आया नहीं है? एक ही चैनल था 1991 से पहले। इसके बाद सबके पास एक ही फोन, कौन सा? लैंडलाइन। और सबका लैंडलाइन कौन सा? BSNL, ओनली BSNL, दूसरा कुछ नहीं। तो हमारे पास अपनी चॉइस का है, ये यूज करना है। सबके पास अगर कार है तो एक ही कार, कौन सी? मारुति 800, मारुति 800। और अगर किसी को मारुति 800 से ऊपर वाली कोई चीज लानी होती थी तो क्या लाता था वो? मारुति वैन। क्या लाता था? मारुति वैन। चॉइस ही नहीं है ना? ये वैन वो ओमनी जैसे होती थी, ओमनी जैसी किडनैप वाली, समझ में आया नहीं है? तो ये सारी की सारी चीजें चल रही थी। सबके पास एक ही तरीके का फ्रिज, कौन सा? गोदरेज। अब ये सिस्टम चल रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये सारी की सारी चीजों को चेंज होने में टाइम लगा। 1991 के बाद हम लोगों ने क्या करा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, समझ में आया नहीं है? अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, अब चैनल देखो अपने पास कितने, हजारों चैनल, आगे ना। हमारे पास फोन कितने हैं? फोन मतलब कितने टाइप्स के फोन है वो अलग बात है, कितने टाइप्स की सिम है अलग बात है। और लैंडलाइन कोई यूज नहीं कर रहा, तो हमारे पास चॉइस बढ़ गई ना हमारी, आगे ना। और फिर क्या बोल रहा है? कार। अब हमारे पास कितने टाइप की कार्स है? 4 व्हीलर में ही, वैन लेने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। वैन से बड़ी कोई चीज लेनी थी उस टाइम पीरियड में तो ट्रक लेके आते थे लोग, बड़ी गाड़ी, है ना। लेकिन अब क्या है, हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस बढ़ गई। और फ्रिज पहले सिर्फ गोदरेज का मिलता था, अब देखो, है ना, अंधी कंपनी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये क्या बोल रहा है? ये हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से चॉइसेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? बट समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली एनलार्ज आवर चॉइसेस एंड समटाइम्स दे मॉडिफाई आवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशन। और हमारे कल्चर को क्या करता है? हमारे कल्चर को मॉडिफाई करता है बिना हमारे ट्रेडिशन को खत्म किए। बिना ट्रेडिशन को खत्म किए मतलब अब जितने भी क्या है रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, तो वो अभी भी क्या कर रहे हैं? रिलीजन को तो मान ही रहे हैं, सिर्फ क्या हुआ है? रहने का, खाने का, पीने का और क्या ड्रेसिंग का सेंस उनका अलग हो चुका है। यही बता रहा है ये वाला पेज। आया नहीं आया समझ? कोई दिक्कत है क्या? बढ़ेगा आगे? चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है? वाइल कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज एंड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन द सेम प्रोसेस ऑल्सो जनरेट्स प्रिसाइजली द अपोजिट इफेक्ट. It leads to each culture becoming more different and distinctive. This phenomenon is called cultural heterogenization. अब ये क्या बोल रहा है कि एक तरफ तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से होमोजेनाइजेशन हो रहा है। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है? होमोजेनाइजेशन का मतलब है कि अगर मैंने टी शर्ट पहनी है तो तुम लोगों ने भी टी शर्ट पहनी है, आगे ना। ठीक है, अगर मैंने पहनी है नीचे जीन्स तो हो सकता है कि बाहर जाते हो तुम भी जीन्स पहनते हो। अगर मैंने पहनी है क्या, मैंने चश्मा पहना है तो हो सकता है कि तुम लोगों ने सबने चश्मा पहना है। तो ये क्या, ये इफेक्ट है किसका? ये इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? ऐसी चीज़ प्रेफर करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, और सारी की सारी पूरी की पूरी दुनिया यही कर रही है। लेकिन ये बोल रहा है इसका उल्टा इफेक्ट भी है। उल्टा इफेक्ट क्या है? हेट्रोजनाइजेशन। हेट्रोजनाइजेशन अब ये बोल रहा है कि जब सब लोग सेम होते जा रहे हैं तो वो लोग जो अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो अलग नजर से देखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बंदा है जो बुद्धिस्ट है और वो क्या कर रहा है, उसने बुद्धिस्ट वाले पे क्या कर रखा है? अपने कपड़े पहन रखे। या कोई बंदा जैन है जिसने जैनों वाले कपड़े पहन रखे, या कोई बंदा मुस्लिम है जिसने मुस्लिम वाले कपड़े पहन रखे, तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? अरे क्या ये लोग तो सारे ऐसे ही है, कभी मॉडिफाई नहीं हो पाएंगे। तो उनके लिए क्या आ रही है? नफरत आ रही है। हेट्रोजनाइजेशन क्या कहते हैं इसी को? हेट्रोजनाइजेशन। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? बोलो बोलो।
है ना, हेट्रोजेनाइजेशन। तो ये बोल रहा है क्या, एक तरफ होमोजेनाइजेशन हो रहा है कल्चर का, लेकिन दूसरे लोग जो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं उनको मतलब हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, हेट्रोजेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, इंडियन ग्लोबलाइजेशन। अभी कह रहा है कि इंडिया का और ग्लोबलाइजेशन का कैसा लेना देना है। तो ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटेन्स इंपीरियल एम्बिशंस, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि किसके टाइम पीरियड में, कॉलोनियल टाइम पीरियड मतलब ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पीरियड में, ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में इंडिया क्या था। अब देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग इंडिया से उठाते थे रॉ मटेरियल। क्या करते थे, इंडिया से इनके पास जाता था रॉ मटेरियल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इन लोगों को बनाना है क्या, इन लोगों को कपड़े बनाने हैं, तो कपड़े के लिए कॉटन कहाँ से जा रहा है, कपड़े के लिए कॉटन जा रहा है इंडिया से, कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड में ये लोग क्या कर रहे हैं, यार क्या हो रहा है इसको आज, इंग्लैंड में ये लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इसको मैन्युफैक्चर करने के बाद इसको बेच कहाँ रहे हैं, इसको सेल कहाँ कर रहे हैं, फिर इंडिया में। मतलब इंडिया की ही चीज इंडिया वालों को ही महंगी करके बेची जा रही थी। तो इंडिया को देखा जा रहा था कैसा, इंडिया को देखा जा रहा था एज अ रॉ मटेरियल, यहां से ले लो, और एज अ मार्केट यहां पर भेज दो, और दोनों तरफ से फायदा इनका। आ रहा है नहीं आ रहा समझ, क्यों, सस्ते दाम पे खरीदते थे और महंगे दाम पे बेचते थे, प्रॉफिट इन लोगों का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल एम्बिशंस, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल। तो इंडिया क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल और प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। और ये सिर्फ कपड़ों में नहीं है, हर चीज में। ठीक है, लेकिन आगे देखो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस विद द ब्रिटिश वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवरसेल्व्स रादर देन रिलाइंग ऑन अदर्स। और इसी वजह से हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद सोचा कि भैया अपना रॉ मटेरियल दूसरों को देकर उसका फायदा क्यों करवाना, है ना, अपने काम करेंगे, अपनी चीजों को यूज करके अपनी चीज़ों को अपन ही यूज़ करेंगे, और अपनी चीज़ों को यूज़ करके क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे चीज़ों को, और अपने लोगों का भी पेट भरेंगे और दूसरों को भी देंगे बाहर, और उससे अपन भी पैसा कमाएंगे। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, वी ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस दैट आवर ओन प्रोड्यूसर्स कुड लर्न टू मेक थिंग्स। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी डिसाइड करा कि जो चीज़ें हम लोग बाहर से क्या कर सकते हैं, मतलब हम लोग अपन खुद बना सकते हैं जो चीज़ें, वो अपन बाहर से क्या नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। देखो क्या बोला, वी ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस सो दैट आवर ओन प्रोड्यूसर्स कुड लर्न टू मेक थिंग्स, है ना। और बाहर वाले लोगों को बोल दिया कि भैया तुम लोग भी हमें चीज़ें मत बेचो। क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग हमें चीज़ें बेचोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे वाले लोग कभी सीखेंगे ही नहीं चीज़ें बनाना, है ना। और हमारे वाले लोग अगर चीज़ें बनाना सीखेंगे ही नहीं तो अपन बढ़ेंगे कैसे आगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि बाहर वालों को भी मना करना है कि तुम लोग हमारे यहाँ पे कुछ नहीं बेचोगे। ठीक है, आगे देखो, इन 1991, अब ये वही बात बताएगा जो मैंने तुम लोगों को बता रखी है। इन 1991 रिस्पॉन्डिंग टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड टू डिजायर द हायर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया एम्बार्क्ड ऑन द प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैज sought increasingly to deregulate various sectors including trade and foreign investment। अब सीन क्या हुआ, 1991 में हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। 1991 में क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस टाइम पीरियड में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर SMS सरदार मनमोहन सिंह क्या है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर 2004 में बनेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इंडिया के पास नहीं था पैसा। ठीक है, तो सरदार मनमोहन सिंह ने हमारे ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भैया ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन कर लो, बाहर वाले लोगों को बुला लो इन्वेस्ट करवाने के लिए इंडिया में, ताकि इंडिया जो है उसकी सिचुएशन ठीक रहे। तो ये क्या बोला है, इन 1991 रिस्पॉन्डिंग टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस
एंड डिजायर फॉर हायर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो जाए। और क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, इंडिया एम्बार्क्ड ऑन अ प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, एलपीजी की पॉलिसी यूज करी, दैट हैज सॉट इंक्रीजिंगली टू डीरेगुलेट वेरियस सेक्टर्स, और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया, उसमें ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है। डीरेगुलेट करा मतलब गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी, अब मार्केट रेगुलेट करेगी, ये डिसाइड होता है 1991 से। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बढ़े आगे, चलो क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबलाइजेशन की कुछ चीज़ें रोकनी भी जरूरी है ना, ऐसा ना हो कि भाई इंडिया अमेरिका ही बन जाए पूरा, अपनी पहचान ही खो दे। ठीक है, तो ये कैसा होगा, तो ये बोल रहा है कि पॉलिटिकली क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आल्सो फियर द वीकनिंग ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स है, कुछ पॉलिटिकल स्कॉलर्स है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है कुछ, वो क्या कहते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट या गवर्नमेंट कमजोर होता है। इकोनॉमिकली अगर बात करें तो इकोनॉमिकली दे वांट अ रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म एटलीस्ट इन सर्टेन एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। और इकोनॉमिकली अगर बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे गवर्नमेंट जो है वो क्या कहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। सेल्फ रिलायंट मतलब क्या, आत्मनिर्भर बनेंगे हम लोग, है ना, मोदी जी ने दिया था ना आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इकोनॉमिकली दे वांट अ रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस है ना, खुद की चीजें खुद बनाए, खुद के पास रखे, एक्सपोर्ट कम करे ताकि, और इंपोर्ट ज्यादा करे, बाहर से चीजें कम मंगाए और बाहर चीजें ज्यादा बेचे, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें बिकेगी हमारी उतना अपना पैसा बढ़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, और कुछ चीजें हम लोग क्या चाहते हैं कि कुछ चीजें हम लोग अपनी इकोनॉमी अपने पास ही रखें। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, कल्चरली दे आर वरीड दैट ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड, है ना। और ये बोल रहा है कि अगर कल्चरली बात करें तो क्या चल रहा है, कल्चरली हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा कल्चर तो क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एंड पीपल विल लूज देयर एज ओल्ड वैल्यूज एंड वेज। और लोग क्या करेंगे, लोग अपने जो पुराने ट्रेडिशंस, पुरानी तौर तरीके वगैरह हमारे चल रहे हैं, मैनर्स वगैरह चल रहे हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, खो बैठेंगे ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स to participate in global networks aligning with those who feel like them in other countries। तो ये क्या बोल रहा है, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी चला। अब एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट का मतलब क्या, इन चीज़ों को रोको, इस चीज़ की वजह से क्या हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी चले। और एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स में उन कंट्रीज़ ने आपस में हाथ मिलाया जिनको लग रहा था कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, कल्चर खत्म हो रहा है, इकोनॉमी के चक्कर में स्टेट जो है वो क्या हो रहा है, स्टेट भी वीक हो रहा है। ठीक है, तो उन लोगों ने हाथ मिलाया था, बोल रहा है क्या, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क्स अलाइंग विद दोज हु फील लाइक देम इन अदर कंट्रीज। तो बहुत सारी कंट्रीज ने आपस में हाथ मिला लिया था और बोला था कि भैया ये ग्लोबलाइजेशन को बंद करो और एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट हम लोग चलाएंगे। आगे देखो क्या बोल रहा है, इन 1999 एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग देयर वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एट सिएटल alleging unfair trading practices by the economically powerful states। तो ये क्या हो रहा है, 1999 में क्या हुआ, 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, कहाँ पर थी, सिएटल में थी। सिएटल कहाँ पर है ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या बोला, सिएटल में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एट सिएटल एलिजिंग अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब सीन क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह है उन लोगों ने क्या कर दिया 1999 में इनको कहा, किसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कहा कि बहुत ज़्यादा अनफेयर चीज़ें हो रही है हम लोगों के साथ, क्योंकि जो पावरफुल कंट्रीज़ है, जो डोमिनेंट कंट्रीज़ है, वो क्या कर रही है, सस्ते में चीज़ें ले रही है हमसे और हमें महंगा बिक रही है, हमें महंगा बेच रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बात उठी थी कब, 1999 में। और 1999 में किसकी मीटिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी। और इसमें ये बोला कि पावरफुल स्टेट्स और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और जिनको डेवलप होना है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आगे देखो क्या बोल रहा है, It was argued that the interests of the developing world were not given sufficient importance in the evolving global economic systems। और ये बोला गया कि क्या, चेंज होते हुए इकोनॉमिक सिस्टम में, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इट वाज आर्ग्यूड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड वर नॉट गिवन सफिशिएंट इंपॉर्टेंस। और इनकी चीज़ों के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा, इनके इंटरेस्ट के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ पावरफुल कंट्रीज के चीज़ों के ऊपर क्या दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, उनके
लिए जो फायदेमंद पॉलिसीज होगी उसको बना दिया जा रहा है, और उन्हीं का इकोनॉमिक सिस्टम बढ़िया होता जा रहा है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। The World Social Forum (WSF) is a global platform bringing together human rights activists, environmentalists, labor, youth and women activists opposed to neoliberal globalization। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बना, एक फोरम बना जिसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या नाम है? वर्ल्ड सोशल फोरम। और ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम है ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करता है, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, इसके साथ साथ एनवायरमेंटलिस्ट को, इसके साथ साथ लेबर को, यूथ को, विमेन एक्टिविस्ट को, सबको इकट्ठा लाता है और अपोज करते हैं लोग नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का। नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसमें ये जो कंट्रीज़ है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई और कौन सी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसी ऐसी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं जिससे कि उन लोगों को फ़ायदा हो और रिच और ज़्यादा रिच होते चले जाए और पुअर कंट्रीज और ज़्यादा पुअर होती चली जाए। तो वर्ल्ड सोशल फोरम बना दिया गया ताकि इन लोगों के अगेंस्ट में चला सके, मतलब इन लोगों को चेक किया जा सके और इनके अगेंस्ट में बात उठा सके और इनके बारे में लोगों को बता सके। ठीक है, आगे देखिए, इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब इंडिया ने क्या रेजिस्ट करा है ग्लोबलाइजेशन को, क्या रोका है ग्लोबलाइजेशन को, आइए देखते हैं। ये बोल रहा है रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन को रोकने के लिए भी अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें हुई है इंडिया में। देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट। लेफ्ट विंग, अब लेफ्ट विंग मतलब क्या, कम्युनिस्ट है ना, लेफ्ट विंग वाले जो ज़्यादातर किसका सोचते हैं, फार्मर्स का, और किसका सोचते हैं, मजदूरों का, लोअर तबके ऑफ द सोसाइटी का, जिनको एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो कि इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, जिसमें सब बराबर हो। तो लेफ्ट विंग वाले, देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन voiced through political parties as well as through forums like the Indian social forum। अब ये क्या बोल रहा है, जितने भी ये लेफ्ट विंग वाले लोग हैं, है ना, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट में। ठीक है, और क्या बोला, इन लोगों ने कैसे आवाज उठानी स्टार्ट कर दी, इन लोगों ने बना दी पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, है ना, सोशलिस्ट पार्टी, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे लेफ्ट विंग पार्टीज है। ठीक है, जो मजदूरों की बात करती है, लोअर तबके वाले लोगों की बात करती है। और इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला कि भैया हम लोग आवाज़ उठाएंगे जब तक ये ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं होगा, और इसके साथ साथ इंडियन सोशल फोरम बना दिया गया। ठीक है, अब पीछे क्या बढ़ गया है हम लोग, वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ऐसे इंडियन सोशल फोरम के थ्रू और पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू बार बार आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, किसके अगेंस्ट में, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट में या ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में। ठीक है, आगे देखिए, देखो क्या बोल रहा है आगे, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो कम फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट टेकिंग, ओहो ये क्या बोल रहा है, resistance to globalization has also come from the political right taking the form of objecting particularly to various cultural influences ranging from the availability of foreign television channels provided by cable networks, celebration of Valentine's Day and westernization of the dress taste of girl students in schools and colleges। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस और किसकी वजह से आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि कल्चर खराब हो रहा है, जो मैंने बताई थी बीच में बात आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोग मुझे ऐसे मत समझ लेना कि सर तो ट्रेडिशनल है एकदम, है ना, मैं ट्रेडिशनल नहीं हूँ, ट्रेडिशनल होता तो मैं ये पहन के नहीं आता, है ना, मैं तो समझा रहा हूँ बस, है ना, अपन इतना मॉडर्न है ना, बताऊंगा नहीं, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो कम फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट विंग। तो पॉलिटिकल राइट विंग वाले लोगों ने भी, है ना, लेफ्ट वाले तो कर ही रहे कि भाई ग्लोबलाइजेशन को खत्म करो, जो बहुत ज़्यादा राइट वाले लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर लोग जो है, जो कैपिटलाइजेशन को फेवर करते हैं, लेकिन उनका मानना क्या है कि कल्चर खराब हो रहा है ना, इंडिया का कल्चर खराब हो रहा है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी अगेंस्ट में है किसके, ग्लोबलाइजेशन के, टेकिंग द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलर टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। और बोल रहा है कि कल्चर खराब हो रहा है, रेंजिंग फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन टेलीविजन चैनल्स। और बोल रहा है कि क्या, फॉरेन टेलीविजन चैनल्स देखते हैं लोग, इंग्लिश में देखते, इंग्लिश में बातें करते, हिंदी में बात नहीं करते, है ना। अभी वो एक ऑटो ड्राइवर का एक वो चल रहा है अभी, है ना, कर्नाटका का ऑटो ड्राइवर था, उससे किसी ने वो पैसे ले रही थी लड़की, वो तो उसने इंग्लिश में जवाब दिया या हिंदी में जवाब दिया, सॉरी कन्नड़ में जवाब दिया, वो लड़की के समझ में नहीं आया, उसने कहा कि भैया हिंदी में बता दो, तो वो लड़ पड़ा, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, दिस इज़ माई लैंड, आई विल नॉट गिव एनीथिंग टू यू, है ना, एंड आई विल वाई शुड आई स्पीक इन हिंदी, वाई शुड आई डोंट इम्पोज हिंदी ऑन मी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो क्यों,
क्योंकि उन लोगों को क्या है, ग्लोबलाइजेशन से डर है। क्या डर है ग्लोबलाइजेशन से? कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम अपनी पहचान खो बैठेंगे, कर्नाटका के पीपल, है ना। तो क्या बोल रहा है, रेंजिंग फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन टेलीविजन चैनल्स प्रोवाइडेड बाय केबल नेटवर्क्स, सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइंस डे, कह रहे हमारे, है ना, बजरंग दल, याद आएगा वैलेंटाइंस डे, अभी भी क्या है ना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद क्या हो जाते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं, वैलेंटाइंस डे मनाएंगे ये, है ना। तो अब सीन क्या है, अब इंडिया में मनाया जाता है ना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन मनाती है, ठीक है। लेकिन सीन क्या है, अब जब मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे तो लोगों को पसंद नहीं आता, ठीक है। कि अब ये किसका इफेक्ट है? ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ही तो है। आई क्या बोल रहा है, एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द ड्रेस टेस्ट ऑफ गर्ल, और लड़कियों का अब टेस्ट अलग हो गया, किसका? कपड़े पहनने का। अब उनको नहीं पहनना है क्या, सलवार कुर्ता, है ना, कमीज सूट, उनको पहनना है क्या, टी शर्ट पहननी है उनको। उनको क्या पहनना है? उनको पहनना है क्या, उनको पहननी है जीन्स, है ना, उनको लोअर टॉप पहनना है, ठीक है, मतलब जो भी उनको पहनना है। तो ये बोल रहा है इस वजह से, और स्कूल्स में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाना है, मॉडलिंग करनी है, जो कुछ भी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में था। आई होप कि सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा पाया, ठीक है। और पढ़ाई करिए अच्छे से। आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें एकदम फर्राटेदार, मस्त मस्त तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो इस सेशन को करिए लाइक, इसको करिए शेयर, इसको करिए, इसको दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और आपका अपना जीतू भैया यानी कि मोइन पठान ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए लाता रहेगा। एक किताब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक किताब हमारी बची हुई है, वो भी अपन बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हेल्दी रहिए, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, और मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।